औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर ऑसिलेशन चैप्टर के प्रॉब्लम्स है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में आपको जो फोर्स दिया गया है दैट इज 0.4 न्यूटन। एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग इज 0.1 मीटर। मतलब आपने स्प्रिंग के साथ जो फोर्स अटैच किया है वो 0.4 न्यूटन है और उस फोर्स ने 0.1 मीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया है। तो आपसे पूछ रहे व्हाट विल बी अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो चूंकि हमारे पास है F इज इक्वल टू के एक्स, ये फॉर्मूला है, तो क्या आपके पास क्या हो जाएगा, F डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। तो फोर्स भी गिवन है 0.4 न्यूटन और एक्सटेंशन भी गिवन है 0.1 मीटर। इसमें पुट करें आपके पास आ जाएगा द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आपके पास है वो इससे आ जाएगा। तो सिंपल प्रॉब्लम है, फोर्स भी गिवन है, एक्सटेंशन भी गिवन है और स्प्रिंग कांस्टेंट आपसे मांगा गया है, तो इसमें पुट करें आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको क्या बताया जा रहा है कि एक पेंडुलम क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक, और वो आपको परफेक्ट टाइम बता रहा है। प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको बता रहा है कि एक पेंडुलम क्लॉक है और वो आपको परफेक्ट टाइम बता रहा है। तो जी हम क्या लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो पेंडुलम क्लॉक है ये हमें परफेक्ट टाइम बता रहा है। फिर इसके बाद ये हमें बता रहा है कि अगर हम क्लॉक को मूव करें टू हाई एल्टीट्यूड, अगर हम क्लॉक को मींस जो पेंडुलम क्लॉक है उसको अगर हम किसी हाई एल्टीट्यूड पे ले जाएं, ऊंचाई पे ले जाएं, तो फिर प्रॉब्लम कहता है कि ये पेंडुलम क्लॉक जो है ये टाइम को लॉस कर जाता है 80 सेकंड पर डे। मतलब एक दिन में 80 सेकंड ये टाइम लॉस कर जाते हैं, एक दिन में 80 सेकंड ये लॉस कर जाता है। 80 सेकंड पर डे टाइम लॉस अगर हम इस पेंडुलम क्लॉक को किसी हाई एल्टीट्यूड पे ले जाए, तो देखिए हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 80 सेकंड एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 80 सेकंड डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं मेरे पास आ जाएगा 0.000926 सेकंड पर सेकंड। मतलब ये बना कि एक सेकंड में इतना आपके पास जो है वो लॉस आ जाता है। एक सेकंड में 0.000926 सेकंड लॉस आ जाता है। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि टाइम पीरियड आपके पास जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमारे पास फार्मूला ये है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L डिवाइड बाई G। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखिए, अगर मैं ज्यादा हाइट पे ले जाता हूं पेंडुलम क्लॉक को, तो हमें पता है कि सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम किसी बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, और अगर जी का वैल्यू डिक्रीज होगा तो टाइम लॉस आपके पास आएगा। जिस तरह आपको प्रॉब्लम में बताया गया है कि हमारे पास 80 सेकंड पर डे टाइम में लॉस आ जाता है। तो जब हमने उसको सॉल्व किया तो 0.000926 सेकंड पर सेकंड में लॉस आ जाता है। तो हाई एल्टीट्यूड पे जी का वैल्यू कम है, तो जी का वैल्यू कम होगा तो टाइम वो ज्यादा देगा। नॉर्मली हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है वो 1 सेकंड होता है। द टाइम स्टैंडर्ड इज 1 सेकंड, तो इसलिए हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक ना। तो अगर नॉर्मली आपके पास जो पेंडुलम क्लॉक था वो आपको परफेक्ट टाइम जिसका स्टैंडर्ड 1 सेकंड होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जगह पे था। अगर हम इसको हाइट पे ले जाए तो हाइट पे जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर हमें प्रॉब्लम में बताया गया कि 80 सेकंड पर डे आपके पास टाइम लॉस हो जाता है। ठीक ना। मतलब ये है आपके पास कि अगर 1 सेकंड के साथ, यहां पर मैंने कहीं पर लिखा भी होगा, ये नीचे मैंने लिखा भी है, ये देखिए टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ जी। तो अगर टाइम पीरियड अंडर रूट जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर मैं इसका रेशियो बना लूं तो T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ G2 डिवाइड बाई G1। ठीक है। चूंकि आपके पास टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ जी, तो मैं लिख सकता हूं T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ G2 डिवाइड बाई G1।
अच्छा, अब यहां पर मैं प्रॉब्लम में जो मुझे डेटा दिया गया है उसके मुताबिक से मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो T1 मैंने 1 सेकंड लिया, स्टैंडर्ड लिया मैंने, पहले टाइम परफेक्ट था तो स्टैंडर्ड टाइम आपके पास 1 सेकंड स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर अगर मैं इसको हाई एल्टीट्यूड पे ले जाऊं तो हाई एल्टीट्यूड पे आपके पास G का वैल्यू जो है वो G2 होगा। अगर मैंने T1 1 सेकंड स्टैंडर्ड लिया तो G1 आपके पास G होगा विच विल बी द स्टैंडर्ड, ठीक है। और अगर मैं T2 को ले रहा हूं तो T2 आपके पास होगा 1 सेकंड प्लस 0.000926 सेकंड। मैंने 1 सेकंड के साथ इसको क्यों ऐड किया? क्योंकि अगर आप हाइट पे एक सिंपल पेंडुलम को ले जा रहे हैं, ठीक है, तो G का वैल्यू हाइट पे डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज, तो इंक्रीज के लिए मैं 1 सेकंड के साथ इसको ऐड करूंगा, ठीक है। तो 1 सेकंड प्लस 0.000926 सेकंड ये आपके पास T2 होगा। तो T1 अगर 1 सेकंड है तो T1 के लिए G1 क्या होगा? क्योंकि ये परफेक्ट टाइम था तो G1 आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसको मैंने G1 लिख लिया, दिस इज G1 लेट सपोज, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो G2 हमसे मांगा गया है, G2 हमसे मांगा गया। अब ये देखिए T1 1 सेकंड है, T2 आपके पास जो है ये 1.000926 सेकंड है T2, G1 9.8 है, तो G2 आपके पास क्या होगा? इसको आप सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा, ये देखिए T1 स्क्वायर डिवाइड बाय T2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू G2 डिवाइड बाय G1, T1 स्क्वायर डिवाइड बाय T2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G1, दिस इज इक्वल टू G2। T1 1 सेकंड है, T2 1.000926 सेकंड है, ठीक है, G1 9.8 है, इसमें पुट करें आपके पास G2 का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है प्रॉब्लम नंबर 2, ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2 है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन में आपको बताया गया कि सेकंड पेंडुलम, याद रखिए सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स हो, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो आपसे पूछ रहे कि सेकंड पेंडुलम का लेंथ क्या होगा, तो हमारे पास ये फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L बाई G, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर निकालूं तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइड बाय G, तो L हमारे पास बन जाएगा GT स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, G 9.8 पुट करें और टाइम पीरियड आप 2 सेकंड्स पुट करें क्योंकि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड वो 2 सेकंड्स होता है, तो इसमें पुट करें आपके पास सेकंड पेंडुलम का लेंथ आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको क्या बता रहे हैं? प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको बता रहे हैं कि हमने एक स्प्रिंग के साथ मास M अटैच किया और उसका फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो था वो F1 था एंड द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L। फिर आपको बता रहे कि अगर उस स्प्रिंग को हम 2 हाफ में डिवाइड करें, उस स्प्रिंग को अगर हम 2 हाफ में डिवाइड करें, 2 हाफ में डिवाइड करें, ठीक है, मींस अगर ये आपके पास स्प्रिंग है और आपने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट का जो लेंथ होगा वो हाफ हो जाएगा। फिर आपको बता रहे कि सेम मास अगर मैं हाफ पार्ट के साथ अटैच करूं, हाफ पार्ट के साथ मैं सेम मास अटैच करूं तो फिर फ्रीक्वेंसी आपके पास होगा वो F2 फ्रीक्वेंसी होगा। F1 इज द फ्रीक्वेंसी व्हेन लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L एंड F2 इज द फ्रीक्वेंसी व्हेन लेंथ इज हाफ, दैट इज L बाय 2। तो फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि F1 डिवाइड बाय F2 रेशो आपके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी F1 और F2 रेशो आपके पास क्या होगा। तो देखिए लंबा चौड़ा प्रोसीजर, इसका सोल्यूशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट प्रोसीजर ये है कि K आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। याद रखिए स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग लेंथ ऑफ स्प्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चूंकि यहां पर लेंथ का जिक्र किया गया तो इसलिए मैंने सिर्फ लेंथ को ले लिया। तो स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, या मैं लिख सकता हूं कि लेंथ आपके पास है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, K इज द स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ये देखिए K is inversely proportional to the length of a spring। और हम क्यों कहते हैं कि K is inversely proportional to the length? देखिए अगर आप L लेंथ है
और उसको आप x एक्सटेंशन से अंडर इलास्टिक लिमिट उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर स्प्रिंग को आप 2 टुकड़ों में तकसीम करें तो फिर एक टुकड़े में आप मैक्सिमम पहले के मुकाबले में हाफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं x/2। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लेंथ के साथ स्टिफनेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं कि L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। लेंथ स्टिफनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास है। तो देखिए अगर लेंथ K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि आपके पास अंडर द रूट ऑफ L दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ K। और देखिए चूंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ K। फ्रीक्वेंसी चूंकि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और देखिए अंडर रूट L अंडर रूट K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अंडर रूट L आपके पास अंडर रूट K क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं इन दोनों से लिख सकता हूं, इन दोनों से मैं लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी आपके पास होगा वो अंडर रूट L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम this is inversely proportional to the square root of length of a spring। तो फ्रीक्वेंसी में लिख सकता हूं अंडर रूट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास होगा। अच्छा अब देखिए अगर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं रेशो लिख सकता हूं F1 डिवाइड बाय F2 दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ L2 डिवाइड बाय L1। दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ L2 डिवाइड बाय L1। तो देखिए अगर मैं अब L1 और L2 के वैल्यूज को पुट कर लो तो देखते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रेशो क्या आता है। तो देखिए F1 डिवाइड बाय F2 अंडर द रूट ऑफ, वहां पर L2 है तो L2 में हमें बताया गया है कि वो हमने हाफ कर लिया है L1 डिवाइड बाय 2, और ये आपके पास L1। तो L1 एंड L1 इज अ कैंसल, हमारे पास आ गया है F1 डिवाइड बाय F2 दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, या इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, या इसको मैं लिख सकता हूं 0.707। सो आप लिख सकते हैं सो F1 डिवाइड बाय F2 दिस इज इक्वल टू 1 रेशो अंडर रूट 2 या 0.707 आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, ये आपके पास आंसर है प्रॉब्लम नंबर 4 का। Okay, now problem number 5. A mass at the end of spring describes simple harmonic motion with time period 0.40 second. Find out the acceleration when the displacement is 0.04 meter. तो देखिए आपको टाइम पीरियड भी दिया गया है, आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है, आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन आपके पास जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा आपको पता है 2 पाई डिवाइड बाई टी के बराबर है। तो 2 पाई बाई टी को अगर हम स्क्वायर कर ले तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। तो देखिए आपको टाइम पीरियड भी दिया गया है 0.40 सेकंड, और आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है 0.04 मीटर। इसमें पुट करें आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम नंबर 6 है अ ब्लॉक weighing 4 किलोग्राम extend a spring by 0.16 meter from its unstraight position. The block is removed and a 0.50 kilogram body is hung from same spring. If the spring is now stretched and then released, what is its period of vibrations? तो आप इसको देखें, मास M1 4 किलोग्राम है, डिस्प्लेसमेंट जो है 0.16 मीटर है। फिर आपको बता रहे हैं कि अगर हम 0.50 किलोग्राम मास पुट करें देन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, जहां पर जी आपके पास आपको पता है सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखिए हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला जो होगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m2 डिवाइड बाई k, क्योंकि आपसे टाइम पीरियड रिगार्डिंग दिस मास मांगा गया है। तो फिर इस मास का जो है वो क्या जरूरत है, तो हमें पता है कि टाइम पीरियड आपके पास वो मास और स्टिफनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टिफनेस आप अगर एक स्प्रिंग का मालूम कर रहे हैं तो उसके साथ आप जो भी मास अटैच करें, ख्वाह वो m1 हो या m2 हो, और अगर आपको एक्सटेंशन गिवन हो तो आप अगर k मालूम करेंगे तो k फॉर ऑल द मासेस विल बी सेम अंडर इलास्टिक लिमिट। तो देखिए चूंकि m1 का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है
m1 जब आप सस्पेंड करते हैं तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा 0.16 मीटर। तो देखिए हमारे पास फार्मूला है k इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय x। अगर हम वेट को सस्पेंड करते हैं तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स वेट, और वेट किस चीज के बराबर है, mg। तो चूंकि m1 का एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड गिवन है तो m1g डिवाइड बाय x। तो इसमें देखिए m1 4, g 9.8, x 0.16 इसमें पुट करें, ये आपको स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग देगा। तो देखिए m2 का टाइम पीरियड अगर आपसे मांगा गया तो इसके लिए स्टिफनेस जरूरी था, जो कि हमने मालूम किया। अब अगर आपके जहन में आ रहा है कि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग तो मैंने m1 से मालूम किया, तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आप m1 सस्पेंड करें या m2 सस्पेंड करें। अगर m1 का एक्सटेंशन गिवन हो और m1 गिवन हो, या m2 और एक्सटेंशन गिवन हो, या m3 और एक्सटेंशन गिवन हो, तो आप किसी भी m1 x1 या m2 x2 या m3 x3 किसी से भी अगर आपके मालूम करेंगे तो वैल्यू तीनों के लिए सेम होगा अंडर इलास्टिक लिमिट। तो इसलिए k को तो हमने मालूम किया m1 यूज करके और एक्सटेंशन यूज करके, और इसी k को आप इसमें पुट करें। ठीक है, m2 भी आपके पास है 0.50 किलोग्राम और k आपके पास यहां से आ जाएगा, ये आपको k दे देगा। तो इसमें पुट करें, वी विल गेट द टाइम पीरियड ऑफ मास m2। ठीक है, टाइम पीरियड मास m2 का आपके पास आ जाएगा। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में आपको बता रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1 सेकंड। मतलब अगर एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 सेकंड है तो उसका लेंथ क्या होगा। तो सिंपल प्रॉब्लम है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई g। दोनों साइड के अगर आप स्क्वायर निकालें तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l डिवाइड बाई g, और l आपके पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू gt स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो t 1 सेकंड है, g 9.8 इसमें पुट करें, आपके पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम आ जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 है a spring whose spring constant is 80 Newton per meter vertically support a mass of 1 kilogram is at rest position. Find the distance by which the mass must be pulled down so that on being released it may pass the mean position with velocity of 1 meter per second। आपको पता है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो देखिए स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग आपको दिया गया है, मास अटैच विद स्प्रिंग दिया गया है, आपसे डिस्प्लेसमेंट मांगा गया है या आपसे एम्पलीट्यूड मांगा गया है, और आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड इज आल्सो अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक था, और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होता है, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, तो इसलिए मैंने इसके साथ v0 लिख लिया है 1 मीटर पर सेकंड। सोल्यूशन इसका क्या है, as we know that v0 is equal to omega x0. The maximum velocity of any simple harmonic oscillator is equal to omega times amplitude। ठीक है, तो omega x0 v0 omega किस चीज के बराबर है, अंडर द रूट ऑफ k बाय m। यहां पर मैं लिख चुका हूं सिंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ k बाय m, तो मैंने ओमेगा को रिप्लेस किया अंडर द रूट ऑफ k डिवाइड बाय m से मल्टीप्लाई बाय x0। तो आप देखिए अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर निकालूं तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m x0 स्क्वायर। ठीक है, ये x0 स्क्वायर आपके पास बराबर है दैट इज v0 m डिवाइड बाय k। v0 भी आपको दिया गया है 1 मीटर पर सेकंड, मास भी आपको दिया गया 1 किलोग्राम, k भी आपको दिया गया 80 किलो न्यूटन पर मीटर। इसमें पुट करें x0, और अगर आप इसके स्क्वायर रूट निकाल लें फिर तो x0 आपके पास हो जाएगा v0 अंडर द रूट ऑफ m डिवाइड बाय k। तो v0 भी है, मास भी है, k भी है, पुट करें आपके पास आ जाएगा द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 9। 800 ग्राम बॉडी वाइब्रेट simple harmonic motion with amplitude 0.30 meter. The restoring force is 60 Newton and the displacement is 0.30 meter. Find out time period, acceleration, velocity, kinetic energy और potential energy मालूम करें। If displacement is 12 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर को मैं 0.12 मीटर भी लिख सकता हूँ। मास 800 ग्राम तो इसको मैं 0.8 किलोग्राम लिख सकता हूँ। ये एम्पलीट्यूड है 0.30 मीटर और ये डिस्प्लेसमेंट है 12 सेंटीमीटर। ये रिस्टोरिंग फोर्स है 60 न्यूटन। तो टाइम पीरियड क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा,
पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा अगर ऑसिलेटर 12 सेंटीमीटर पे हो, वेयर द एम्पलीट्यूड इज 0.30 मीटर। तो सबसे पहले तो आपने के मालूम करना है, के इज द स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग। तो रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एक्स नॉट, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी है और एक्स नॉट भी है, एम्पलीट्यूड भी है 0.30 मीटर। पुट करे आपके पास आ जाएगा स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग। टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई के, मास भी है और k भी यहां से आ जाएगा, तो इसमें पुट करें टाइम पीरियड आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम k डिवाइड बाय m इनटू x। हमने डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑसिलेटर अगर 12 सेंटीमीटर पे हो तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसलिए हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर लेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k डिवाइड बाय m इनटू x, वेयर x इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो कि 0.12 मीटर है। तो k भी आपके पास है, यहां से आ जाएगा, मास भी आपके पास है 0.8 किलोग्राम और x 0.12 मीटर है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, अब वेलोसिटी आपसे पूछ रहे हैं, तो वेलोसिटी के इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो x नॉट आपको दिया ही है 0.30 मीटर और x आपको दिया ही है 0.12 मीटर, ठीक है। तो ओमेगा आपके पास जो है वो क्या होगा, तो देखिए ओमेगा को हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम हो तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ k डिवाइड बाय m अंडर द रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय t x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, या तो k और m पुट कर ले जो कि आपके पास के यहां से आ गया, ठीक है, और मास आपको गिवन है, या चूंकि हमने टाइम पीरियड मालूम कर ली यहां से तो यहां पर आप टाइम पीरियड पुट कर ले। तो जो टाइम पीरियड यहां से आपके पास आया होगा तो 2 पाई डिवाइड बाई टी एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x 0.12 मीटर है और x नॉट आपके पास क्या है 0.30 मीटर है, टाइम पीरियड यहां से आ जाएगा, या डायरेक्टली आप k बाय m पुट कर ले तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मास भी आपको दिया गया है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी आपके पास जो है वो 2 पाई डिवाइड बाई टी, टाइम पीरियड यहां से आपके पास आया होगा, तो 2 पाई को आप टाइम पीरियड पे डिवाइड करें, आपके पास ओमेगा आ जाएगा, तो इसमें पुट करें एक्स नॉट आपके पास जो है एक्स नॉट 0.30 मीटर है और x आपके पास 0.12 मीटर है, ठीक है। तो इसमें आप पुट कर ले, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा के बजाय 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो टाइम पीरियड यहां से आया होगा, यहां पर पुट करें टाइम पीरियड, मास भी आपको दिया गया है, एम्पलीट्यूड भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो क्या आपके पास यहां से आया होगा और x आपके पास 0.12 मीटर है, इसमें पुट कर ले, आपके पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, के यहां से और x 0.12 मीटर पुट करें, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। Now, the last problem, problem number 10, find the amplitude, frequency and time period of an object oscillating at the end of a spring if the equation for its position at any instant t is given by x is equal to 0.25 cos pi by t और pi by 8 into t। तो इस फार्मूले से प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एट एनी इंस्टेंटेनियस t टाइम, ठीक है, तो फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखिए हमारे पास इज x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अगर आप इस इक्वेशन और इसको कंपेयर कर ले, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर ले तो देखिए ये एक्स नॉट है और ये आपके पास ओमेगा है, दिस इज ओमेगा, तो एक्स नॉट 0.25 मीटर है और ओमेगा के बजाय देखिए ओमेगा टी यहां पर पाई बाय 8 टी है, तो ओमेगा आपके पास है दिस इज इक्वल टू पाई बाय 8 रेडियन पर सेकंड और एम्पलीट्यूड आपके पास जो है वो 0.25 मीटर है। यूनिट चूंकि गिवन नहीं तो हम स्टैंडर्ड
मीटर को ही स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं। अच्छा, तो आपके पास x0 0.25 मीटर आया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी π/8 रेडियन पर सेकंड आया, और देखिए ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2πf, दिस इज इक्वल टू π/8, तो पाई एंड पाई विल बी कैंसल, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 1/16 हर्ट्ज आपके पास आ जाएगा। और चूंकि हमें पता है टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो अगर 1/16 का आप रेसिप्रोकल निकाल लें तो ये आपके पास 16 सेकंड्स आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी भी आ गई और टाइम पीरियड भी आपके पास आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर 2 सेकंड व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड बाद इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए x इज इक्वल टू 0.25 cos π/8, और ये आपके पास टाइम है π/8, ये टाइम है, तो टाइम यहां पर मैं क्या पुट कर लूंगा 2 सेकंड्स, तो 2 4 जा 8, ये π/4 आ जाएगा, और cos π/4 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.707, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आफ्टर 2 सेकंड्स आपके पास आ जाएगा। सो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।